गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है, स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज का एक सेशन जो है क्विक रिवीजन का है, यानी कम समय में मैक्सिमम हम लोग कंटेंट रिवाइज करेंगे, ठीक है। और देखते हैं आप लोग भी कितना अभी तक प्रिपेयर्ड हैं, कितना ज़्यादा बेहतर आपकी तैयारी है, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं आज के इस रिवीजन क्लास को। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक आपको दिख रहा है, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सरकार ने समय समय पर कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया। उसमें पहला रिंग ऑफ फेस की पॉलिसी, घेरे की नीति, जिसको लागू किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। दूसरा सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया। व्यक्तिगत संधि, जिसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने इंप्लीमेंट किया। तो ब्रिटिश सरकार की विस्तारवादी नीतियों में सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया नंबर 1 बंगाल को, और बंगाल में प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से उन्होंने अपना सेंटर बनाया। दूसरा नंबर उन्होंने मैसूर को टारगेट किया, और मैसूर में 4 आग्ल मैसूर युद्ध बच्चों उन्होंने लड़े, ठीक है। तो 4 आग्ल मैसूर युद्ध उन्होंने बंगाल में जो मैसूर से जो लड़े, यानी पहला जो होता है वो होता है आपका 1767 से लेकर 69 तक, ठीक है, 1767 से 1769 तक। फिर आपका जो दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा आग्ल मैसूर युद्ध, वो 82-84 यानी 1780 से 1784 तक। और तीसरा जो होता है 1790 से 92, और चौथा जो होता है 1799। पहले 2 हैदर अली लड़ता है, और दूसरे 2 जो है टीपू लड़ता है, और अंततः चला जाता है, ठीक। तो तीसरे नंबर पर उन्होंने मराठों को टारगेट किया। मराठों से भी 3 युद्ध उन्होंने लड़े, 3 आग्ल मैसूर युद्ध उन्होंने लड़े मराठों से, ठीक है। तो 3 आग्ल मराठा युद्ध जो उन्होंने लड़े बच्चों, उसमें आपको याद होगा पहला आग्ल मराठा युद्ध सूरत की संधि से शुरू होता है, ठीक, 1775 में, ठीक है। और वो जाके सालबाई की संधि से 82 में 82 में जाके समाप्त हो जाता है। इसके बाद दूसरा शुरू होता है 1803 से 1806 के बीच, और तीसरा होता है 1817-18 में, ठीक है। चौथे नंबर पर उन्होंने पंजाब को टारगेट किया, आग्ल सिख युद्ध लड़े। और 5वें नंबर पर उन्होंने टारगेट किया अवध को, और छठे नंबर पर जो है, छठे नंबर पर तो पॉलिसी है। तो इस तरह जो है उन्होंने एक एक करके जो है भारत के राज्यों का क्या किया, विलय किया, ठीक। अब आप यहां पे देखिए इस मैप में जो है कि उन्होंने किसको कब जीता, उन्होंने किसको कब जीता। तो बंगाल को उन्होंने 1757 और 65 के बीच ले लिया, बीच चुके 1757 में प्लासी युद्ध लड़े, और प्लासी के माध्यम से उन्होंने क्या किया, बंगाल को टारगेट किया, ठीक। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा, भाई प्लासी दिख रहा होगा, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। फिर 1765 में उन्होंने इलाहाबाद की संधि किया, और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से मुगल बादशाह शाह आलम के साथ समझौता करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार ले लिया उनसे, ठीक है। तो बंगाल पर इनका कंट्रोल हो गया। इसके बाद अवध को 1556 में इन्होंने लिया, अवध को 1556 में सहायक संधि के माध्यम से अपने अधीन कर लिया। फिर इसके बाद आप यहां देखो पंजाब, पंजाब को इन्होंने अंतिम रूप से लॉर्ड डलहौजी के समय 1849 में क्या किया, विलय कर लिया गया था, ठीक है। तो 2 आग्ल सिख युद्ध जो है लड़े गए थे, जिसमें प्रथम आग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, द्वितीय जो है 1848 से 49 डलहौजी के समय लड़ा गया। सिंध का विलय इन्होंने कब किया, तो 1843 में किया सिंध का विलय। और आग्ल मराठा युद्ध जो 3 लड़े गए वो यहाँ पे दिए हैं, 1775 से 82, 1803 से 5, और 1817 से 19, ठीक। और नीचे आपके 4 आग्ल मैसूर युद्ध दिख रहे होंगे, जिनकी चर्चा मैंने अभी किया है, उम्मीद है आपके मोबाइल में दिख रहा होगा, ठीक है, इतना छोटा नहीं है, ठीक है। और इसके आगे हम चलते बच्चों, अब देखिए आगे बढ़े अगर, तो आगे आता है आपका चैप्टर 2 में बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, ठीक है। तो बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पीछे यहाँ पे दिया हुआ है कि मुगल साम्राज्य का एक तरफ पतन हो रहा है, दूसरी तरफ नए छोटे छोटे राज्य जो है वो उभर रहे थे, जिसका फायदा इन्होंने उठाया, ठीक है। तो नए जो छोटे छोटे राज्य उभर रहे थे, दक्षिण में 3 राज्य थे, हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर। उत्तर भारत में मराठा, पंजाब, रुहेलखंड, अवध और बंगाल नए राज्य के रूप में उभर रहे थे। और उत्तराधिकारी राज्य के रूप में इसमें 3 आते हैं, बंगाल, अवध और हैदराबाद। इन तीनों को उत्तराधिकारी राज्य कहा जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये पहले मुगलों के क्या थे, अधीन थे, और उनसे जो है माने शाह आलम साहब माने सॉरी मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मुगलों के अधीन जो एक मजबूत शासन प्रणाली थी वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, जिससे ये नए राज्यों का क्या होता है, उभार होता है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखें किसने किसको आजाद किया, पंजाब को महाराजा रणजीत सिंह ने, ठीक है।
मराठों को शिवाजी और पेशवा ने किया, ठीक। मैसूर को हैदर अली ने किया, कर्नाटक को शादुल्ला खां ने किया है, हैदराबाद को निजामुल मुल्क आसफ जां जिसे चिनकिलिज खां कहते हैं, औरंगजेब ने टाइटल दिया था, बंगाल को मुर्शीद कुली खां ने, ठीक है। और आपके जो है आपके बच्चों अवध को शहादत खां ने किया, रुहेलखंड को बीर दाऊद व अली मोहम्मद खां ने किया, अवध को किसने किया? शहादत खां ने किया 1722 में, ठीक है, 1722 में, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है नए राज्यों का क्या होता है, उदय होता है धीरे धीरे। अब यहाँ पे आप देखिए करा कि बंगाल जो है, बंगाल बिहार उड़ीसा, ठीक, ये तीनों इंक्लूड था, बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी बच्चों क्या है शामिल है, ये भी शामिल था, ठीक है। जरा सा गाड़ी पे थोड़ा सा कपड़ा मार दीजिएगा, बाहर खड़ी है, इसको करने के बाद, ठीक है, आजा बैठ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बंगाल जो है, बंगाल बेसिकली जो है, बंगाल में बिहार और उड़ीसा दोनों इंक्लूड है, ठीक है। बंगाल में बिहार और उड़ीसा दोनों क्या है, इंक्लूड है। और मुगल प्रांतों में देखिए जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल प्रांत आपकी मुगल एम्पायर जो है उसमें बादशाह औरंगजेब बच्चों इनके समय जो है बंगाल की क्या कंडीशन थी, तो बंगाल में सूबेदार हुआ करता था अजीमुशान और दीवान के पद पे था कौन? मुर्शीद कुली खां, ठीक है। फरखुशियर ने सूबेदार नियुक्त किया इसको, और बंगाल में वंशानुगत शासन की प्रणाली थी। अब बंगाल को आजाद करने वाले बादशाहों में सबसे पहला बादशाह कौन था? तो मुर्शीद कुली खां। फिर उसके बाद आपका, हालांकि यहाँ दो गैप हो गया है क्योंकि आपका सुजाउद्दीन और एक आपका जो है और है, ठीक है। फिर अलीवर्दी खां आता है, अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला आता है, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर आता है, फिर मीर कासिम आता है, यहाँ पुनः सिराजुद्दौला आएगा, सिराजुद्दौला सॉरी माफ करिएगा मीर जाफर आएगा, क्योंकि मीर जाफर 2 बार बंगाल का नवाब बना है, ठीक है। मीर जाफर 2 बार बंगाल का नवाब बनता है, और यहाँ पे आपका मुबारकुद्दौला है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक अत्यंत जो समृद्ध प्रांत है बंगाल, बंगाल को ही अंग्रेजों ने टारगेट क्यों किया? बंगाल पर ही अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था को स्टेब्लिश क्यों किया या स्थापित क्यों किया? उसका क्या रीजन था? सबसे बड़ी बात तो ये फर्टाइल एरिया था, नौ परिवहन के लिए सुगम था क्योंकि समुद्र से लगा हुआ है, और अंग्रेजों का जो ट्रेड है या ब्रिटिश कंपनी या अन्य यूरोपीय कंपनियों का जो ट्रेड है वो बेसिकली कैसा है? अंतरराष्ट्रीय है, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती कोई नहीं थी, कोई ऐसी क्षेत्रीय शक्ति नहीं थी जो मजबूत स्थिति में हो, और समुद्र व्यापार जो है बच्चों, समुद्र व्यापार बेसिकली जो है वो ज्यादा सुगम था यहाँ से, बंगाल से, इसलिए जो है इन्होंने क्या किया है, बंगाल को टारगेट किया, ठीक है। फिर आप देखिए बंगाल के जो नवाब हैं, अब उन नवाबों में जो है पहला जो मुगल सम्राट फर्रुखियर द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार था कौन? आपका मुर्शीद कुली खां। यानी किसी बादशाह के द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त करना, ये अंतिम अधिकार मिला किसको? फर्रुखियर को। फर्रुखियर आपके लास्ट बंगाल के नवाब थे जिन्होंने मुर्शीद कुली खां को एज अ सूबेदार नियुक्त किया था। इसके बाद आप देखें इन्होंने रिफॉर्म क्या क्या किया मुर्शीद कुली खां ने? कृषि में तकावी ऋण की व्यवस्था लाई, जमींदार में राजस्व वसूला, जो बकाया राजस्व था जमींदारों के पास उसकी रिकवरी करता है मुर्शीद कुली खां, और राजधानी को ढाका से कहाँ लाया? मुर्शिदाबाद। यानी जब बंगाल को मुर्शीद कुली खां ने अलग किया, या बंगाल का जब वो सूबेदार बनाया गया फर्रुखियर के द्वारा, तो उसने जो है इन 3 रिफॉर्म को इंप्लीमेंट किया, ठीक है। फर्रुखियर ने शाही फरमान जारी किया, बंगाल के नवाब हेतु सिरदर्द पर विरोध नहीं, मतलब जब इसने फर्रुखियर जो है आदेश जारी करता है तो उसका जो है उस तरह से अनुसरण जो है मुर्शीद कुली खां के द्वारा नहीं किया गया। अब जो अगला महत्वपूर्ण बच्चों जो नवाब है वो है अलीवर्दी खां, जिसने अंग्रेजों को सबसे पहली बार समझा, जिसने ये कहा कि अंग्रेज जो है मधुमक्खी की तरह हैं, अगर आप इनसे प्रेम से रहेंगे तो इनसे शहद निकाल सकते हो, लेकिन अगर इन्हें परेशान करोगे तो ये काट काट के आपकी जान ले लेंगे। तो यहाँ पर अलीवर्दी खां के समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है गिरिया का युद्ध। 1740 में गिरिया का युद्ध होता है जिसमें बंगाल के नवाब सरफराज खां, हाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है स्वतंत्र रूप से, फिर सुजाउद्दीन,
फिर जो है सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में हराया कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां सरफराज खां को डिफीट करके बंगाल का अगला नवाब बनता है और इसने मुगलों को राजस्व देना बच्चों क्या किया? बंद कर दिया। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह को जो राजस्व जाता था पहले इसने बंद किया, बाद में इसने बढ़ा भी दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करता है कौन? आपका अलीवर्दी खां। अगला नवाब बनता है सिराजुद्दौला, जो उनकी छोटी बेटी का बच्चों क्या है? पुत्र है। अब इनके नवाब बनते ही दो लोग बहुत नाराज हो गए। एक शौकत जंग नाराज हो गया जो इनका मौसेरा भाई है, और दूसरी इनकी जो मौसी थी, ठीक है, घसीटा बेगम, वो नाराज हो गई। इनके समय ब्लैक होल की घटना घटती है कब? 1756 में। कहते हैं 1756 में ब्लैक होल की घटना घटती है जब इन्होंने कलकत्ता पर अटैक किया। इस घटना की चर्चा कौन करता है? हालविल करता है। वो कहता है कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया तो उस समय उसने एक 14x18 की कोठरी में 146 लोगों को क्या किया? पैक कर दिया, बंद कर दिया, जिसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसी को ब्लैक होल घटना कहते हैं। इसी सिराजुद्दौला के समय प्लासी का युद्ध होता है। सिराजुद्दौला का संधि होता है अलीनगर की संधि 1757 में, किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ, ठीक है। लेकिन उस संधि का क्लाइव ने उल्लंघन किया, जिसकी वजह से अगला आपका युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का विरोध किया था। कोलकाता की किलेबंदी करने से उसने क्या किया था? रोका था, जिससे अंग्रेज क्या थे? नाराज थे। उसका यह कहना था कि बिना हमारी परमिशन के आपने कैसे जो है दुर्गीकरण कर लिया, कैसे जो है वहां पर दुर्ग बना लिया। तो अंग्रेजों ने मना किया। सिराज ने कोलकाता पर अटैक कर दिया, और जब अटैक किया इसी समय ब्लैक होल की घटना घटती, जब उसने कलकत्ता पर आक्रमण किया। जॉर्ज हालवेल इस घटना की चर्चा करता है, जिसमें कहता है कि 146 लोगों में 123 की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप पर भागकर शरण लिया। अंग्रेज हार गए थे, भागकर वो फुल्टा द्वीप पे गए। ये चित्र है, ये घटना है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं। और इस समय मद्रास से क्लाइव और वाटसन को क्या किया गया? भेजा गया कि जाइए और आप हमारे अपमान का क्या करिए? बदला लीजिए। क्लाइव आता है, सिराजुद्दौला से अलीनगर की संधि करता है फरवरी 1757 में, और इस अलीनगर की संधि के तहत कोलकाता की किलेबंदी का अधिकार मिल गया क्लाइव को, सिक्का ढालने का अधिकार मिल गया, और बंगाल से कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। लेकिन इसमें एक बात और थी, सिराजुद्दौला ने कहा था कि आप बंगाल में अन्य यूरोपीय कंपनियों को परेशान नहीं करेंगे, जबकि इस वादे को क्लाइव क्या करता है? तोड़ देता है और फ्रांसीसी कंपनी पर अटैक करता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए रॉबर्ट क्लाइव का जो षड्यंत्र है, उसमें घसीटा बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, जगत सेठ, अमीरचंद राय दुर्लभ, ये सभी चले गए किसके पक्ष में? आपके रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? इन सभी को अपनी तरफ मिला लिया। ये रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में चले गए सब, ठीक है। अब समस्या ये है कि यहां पर जब सब उसके पक्ष में चले गए तो मजबूर होकर सिराजुद्दौला को अपने ही बल पर प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर जो है सामना करना पड़ा। किसका? आपके रॉबर्ट क्लाइव का, जिसमें सिराजुद्दौला बच्चों क्या होता? हार जाता है। और यहां पर हारने के बाद सिराजुद्दौला जो है सिराजुद्दौला जब हार गया बच्चों प्लासी के युद्ध में, तो इसका क्या परिणाम निकला? रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, और जीत का परिणाम था कि ब्रिटिश साम्राज्य का उसे फाउंडर कहा गया, क्योंकि प्लासी को जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक मान लिया गया। और विलियम पिट इसके बाद बच्चों, विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव के लिए एक स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा था कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है, कमांडर इन ऑफ हेवेंस, ठीक है। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किसने क्लाइव को कहा था कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है, ठीक है। यह अंग्रेजों की सैन्य नहीं, षड्यंत्र और कूटनीति की विजय थी एक तरह से, क्योंकि इसमें पूरी तरह से आमने सामने बच्चों मुकाबला नहीं हुआ उस तरह से, क्योंकि इसमें षड्यंत्र और रणनीति की बू आती है। रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ही अपने अपोनेंट को जो है अपने पक्ष में कर लिया था। तो मीर जाफर जो है अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बन गया। परिणाम इसका ये हुआ, मीर जाफर को सिराजुद्दौला की जगह पे नवाब बनाया गया, और मीर जाफर जो है एक दूध देने वाली गाय की तरह जो है अंग्रेजों के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन कितना दिन करेगा? परेशान होने लगा वो भी, और डचों की मदद लेना चाहा। परेशान होकर आपका मीर जाफर डचों की मदद से अंग्रेजों को बाहर करना चाहा, लेकिन 1759 के बिदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने क्या किया? पराजित कर दिया, और इसी बिदरा के युद्ध से डच हमेशा हिंदुस्तान से बाहर हो गए, ठीक है।
तो बंगाल की लूट अब यहां से क्या होगी, शुरू होगी। अंग्रेजों को 24 परगना क्षेत्र दिया गया प्लासी युद्ध के बाद, और ये पहला क्षेत्र है जिसका राजस्व राइट जो है वो अंग्रेजों के हाथ में गया। 24 परगना जिला आज भी बंगाल का बच्चों क्या है, एक जिला है, ठीक है। अब इसके बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की क्या हो गई, स्थापना हो गई प्लासी युद्ध के बाद। अब बंगाल की क्रांति 1708, मीर जाफर और मीर कासिम, मीर जाफर के बाद अगला नवाब मीर कासिम बनेगा, और इस समय बंगाल का इस समय जो वहां का जो गवर्नर होगा वेंसिटार्ट होगा। तो बंगाल की क्रांति जो है वह वेंसिटार्ट के समय स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि बंगाल की क्रांति किसके समय शुरू होती है, तो वेंसिटार्ट के समय शुरू होती है। अंग्रेजों ने मीर जाफर पर डचों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया, और यह आरोप लगाकर मीर जाफर को हटा दिया गया, और उसके बाद उसके स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया। वेंसिटार्ट ने इसे बंगाल की क्रांति कहा, ठीक है। हालांकि इसे क्रांति कहना सही नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें किसी प्रकार के प्रशासन में परिवर्तन हुआ और ना ही इसमें जनता की कोई भागीदारी थी, तो इसे रेवोल्यूशन कहना या क्रांति कहना वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। यानी वेंसिटार्ट ने जो कहा वो कहीं न कहीं गलत है, ठीक है, वो अपने चीजों को बढ़ाने के लिए कहता है। इसके बाद होता है आपका बक्सर का युद्ध। मीर कासिम के समय बच्चों जो युद्ध होता है उसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। एक तरफ जो है 3 लोगों की सेना है, आप देख रहे होंगे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला हैं, बंगाल के नवाब मीर कासिम हैं, मुगल बादशाह शाह आलम साहब हैं, और दूसरी तरफ आपके कौन है, हेक्टर मुनरो, जो सेनापति है अंग्रेजी सेना का। और ये तीनों जो है हार जाते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच बच्चों क्या हुई, बढ़ गई। अच्छा, युद्ध का कारण क्या था, युद्ध का कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार जो है महत्वाकांक्षी होते जा रही थी, वो अपने ट्रेड को बढ़ाना चाह रही थी, ठीक। और बंगाल के नवाब पर वो लगातार प्रेशर बना रही थी मीर कासिम पर। इसीलिए जो है मीर कासिम भागकर जो है क्या करता है, संधि करता है शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। जब युद्ध बक्सर का हार गए ये, तो हारने के बाद 2 संधियां होती हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। 2 संधियां होती हैं। जो पहली संधि होती है उसमें मुगल बादशाह शाह आलम साहब थे, दूसरी संधि नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है, जो अवध के क्या हैं, नवाब हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने यह प्रॉमिस किया कि अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना हमारे राज्य में रखी जाएगी, यानी अवध की सुरक्षा का दायित्व तो चला गया किसके हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में। आप इसे सहायक संधि के तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद अवध में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई अंग्रेजों को। चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को सौंप दिया गया, और साथ साथ ये 50 लाख जुर्माना देने को भी क्या हुए, तैयार हुए कि भाई हम युद्ध के हार जाने के तौर पर 50 लाख देंगे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जबकि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला बन चुका था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इधर आइए शाह आलम साहब के साथ। तो शाह आलम साहब के साथ जो संधि होती है उसमें बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी इन्होंने दे दिया। शाह आलम द्वितीय पर प्रथम पहले मुगल बादशाह थे जो अंग्रेजों के पेंशनर बन गए, अब ये अंग्रेजों पे क्या हो गए, डिपेंड हो गए, ठीक है। अब ये अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हो गए, और अब जो है ये 26 लाख इनको वार्षिक पेंशन दिए जाने की बात की गई। कड़ा और इलाहाबाद शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम जी को देने की बात की गई, चूंकि ये अवध के प्रांत में आता था, कड़ा और मानिकपुर जो इलाहाबाद के बगल में है, तो ये दोनों जो है उनको देने की बात की गई। बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया गया, ठीक। द्वैत शासन का जन्मदाता कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसे समाप्त किसने किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा इस युद्ध का, इस युद्ध का इंपॉर्टेंस ये रहा कि यह अंग्रेजों की वास्तविक और सैन्य विजय मानी गई, क्योंकि अंग्रेज इसमें आमने सामने लड़कर युद्ध को जीतते हैं। दूसरा, भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित किया गया। अब भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व बच्चों आ गया, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। अब जो है देखिए, किसी भी प्रांत में 2 चीजें होती हैं, एक होता है रेवेन्यू राइट यानी राजस्व अधिकार, जिसे दीवानी का अधिकार कहते हैं, और एक होता है निजामत यानी प्रशासन, जो जिम्मेदारी का भाव होता है, ठीक है। प्रशासन करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। दीवानी का अधिकार प्राप्त करना ये फायदा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको लिया, इसको अभी आपको ही दे रखा है, नवाब को ही दे रखा है, इसी को द्वैत शासन कहते हैं। यानी प्रॉफिट तो लीजिए लेकिन जिम्मेदारी मत लीजिए, ठीक है। तो दीवानी का मतलब होता है राजस्व अधिकार, यानी जो भी उस प्रांत से रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो तो अंग्रेजों ने ले लिया, लेकिन उस प्रांत का प्रशासन चलाने का, जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व थे उसके, उसको लेने से उन्होंने डिनाई कर दिया। इसी को कहते हैं द्वैत शासन। के एम पणिक्कर साहब जो है
इसे डाकुओं का राज कहते हैं, लूट का राज कहते हैं। कहते हैं कि बंगाल की दुर्दशा हो गई इसके बाद, और 1772 में जब वारेन हेस्टिंग आता है तो उसने क्या किया, इस द्वैत शासन की पद्धति को समाप्त कर दिया। और इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पहला ऐसा प्रयास था जो कंपनी पर कंट्रोल करने का किया गया। ठीक है, कंपनी पर कंट्रोल करने का पहला प्रयास था। अब यहाँ पे देखिए, मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना, तो मैसूर से 4 युद्ध लड़े गए, ये मैं पहले बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4 युद्ध मैसूर से लड़े गए। ठीक, इसके बाद पृष्ठभूमि देखिए, मैसूर का उदय होता है आपके 1761 में। 1765 में तालीकोटा का युद्ध होता है। ये तालीकोटा का जो युद्ध होता है, विजयनगर साम्राज्य इस युद्ध में बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। ठीक है, तो 1565 में जब तालीकोटा का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में एक तरफ विजयनगर है, दूसरी तरफ अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। तो बरार ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये ध्यान रखिएगा। बरार इसमें पूछ सकता है, बरार नहीं था। ठीक है, लेकिन ग्रुप वही था। बरार अंततः बाहर हो गया था। इसमें जब विजयनगर हार गया तो विजयनगर की कमजोरी का फायदा उठाकर उसी धरातल पर जो है, उसी धरातल पर बच्चों मैसूर राज्य की क्या की स्थापना किया, किसने, हैदर अली ने। हालांकि उस समय वाडियार वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, वाडियार वंश के राजा चिक्का कृष्णराज बेहद कमजोर थे। क्यों, इसलिए क्योंकि वो खुद जो है अपने 2 मंत्रियों पर, ठीक है, पूरी तरह से बच्चों क्या थे, निर्भर थे, डिपेंड थे, जिसका फायदा उठाया किसने, हैदर अली ने। ठीक, तो विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया इस युद्ध के बाद। छोटे छोटे राज्य दक्षिण में उभर कर आ गए। मैसूर में वाडियार वंश का स्वतंत्र शासन चल रहा था, और इसी वाडियार वंश को, वाडियार वंश वैसे आपके 1799 से शासन कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर जो है इनका फायदा उठाता है कौन, आपका टीपू। अब देखिए, कहते हैं कि स्थापना, वाडियार वंश कब बना, तो 1799 में वाडियार वंश की स्थापना होती है। अंतिम स्वतंत्र शासक इसके थे कृष्णराज द्वितीय, चिक्का कृष्णराज इनको बोलते हैं। ये नाम मात्र के शासक थे, क्योंकि वास्तविक शक्तियां इनके 2 मंत्रियों में थी, जिसमें नंदराज का नाम आता जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और देवराज जो सेनापति थे। हैदर अली क्या करता, पहले इनसे तालमेल बनाता है, और तालमेल बनाने के बाद जो है, तालमेल बनाने के बाद इनकी शिकायत कर देता है, किससे, राजा चिक्का कृष्णराज से, और उसकी मदद लेकर इनको हरा देता है। डिंडीगुल का फौजदार बना पहली बार 1755 में। सैनिक सेवा के तौर पर जो है हैदर अली शामिल हुआ था वाडियार वंश में, और बाद में 1755 में डिंडीगुल में इसने फौजदारी प्राप्त की, और यहीं पर इसने तोपखाने की स्थापना भी किया था डिंडीगुल में। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है, और इस तरह अब मैसूर हैदर अली के हाथ में आ गया। तो जब हैदर अली के हाथ में मैसूर आया तो उसने क्या रिफॉर्म इंप्लीमेंट किया, उसने कौन कौन से रिफॉर्म बच्चों लागू किए, सुधार उसने कौन कौन से लागू किए। ठीक है, तो कौन कौन सा सुधार उसने लागू किया था, आप देखिए। सबसे पहले उसने क्या किया, सेना का सुधार, सेना में सुधार किया। आर्थिक सुधार किया, यानी इकोनॉमिक रिकवरी की। धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस लागू किया, और फ्रांस के अनुकूल और ब्रिटेन के आर्थिक हित और अंग्रेजों की साम्राज्यवादी दक्षिण नीतियां, ये इतने चीजें उसके समय में पढ़ी जा सकती हैं। धार्मिक सहिष्णुता के लिए उसने क्या किया था, चामुंडेश्वरी देवी को दान किया था बहुत सारा धन, और सिक्कों पर शिव पार्वती और विष्णु का अंकन मिलता है, किसके, हैदर अली के। जिससे पता चलता है कि हैदर अली जो है धार्मिक तौर पर क्या है, एक सहिष्णु शासक था। धार्मिक तौर पर बच्चों वो एक सहिष्णु शासक था। ठीक, इसके समय ब्रिटेन के आर्थिक हित कहां थे, मालाबार तट पर। मालाबार तट पर एक क्षेत्र है माले, माले जो है फ्रांसीसियों का सेंटर था। अब उस मालाबार तट पर फ्रांसीसियों का कंट्रोल है माले में। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि जो मालाबार तट है, यानी केरल वाला तट, वहां तक अपनी पहुंच बनाए, ताकि उनका व्यापार बेहतर हो सके। तो इससे क्या होता, मसालों का जो ट्रेड था उस पर कंट्रोल हो जाता अंग्रेजों का, जो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से दोनों के हित टकरा रहे थे। और यही एक कारण है जिसकी वजह से 4 आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुए, लड़े गए। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति दक्षिण में विस्तार, अंग्रेज दक्षिण में अपना विस्तार भी करना चाहते थे, ये भी एक कारण था मैसूर को जीतने का। ठीक, तो आंग्ल मैसूर युद्ध के 2 बड़े मूल कारण थे। ठीक है, वो नीचे वाले हैं 4-5। ठीक है, तीसरा भी कारण ये है, चूंकि हैदर अली जो है फ्रांसीसियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, अपनी सैन्य सुधार में फ्रांसीसियों को लागू लाया था। ठीक है, माले में फ्रांसीसियों को सपोर्ट कर रहा था। इस वजह से भी अंग्रेज नाराज थे, किससे, हैदर अली से। ठीक है,
आर्थिक सुधार और सेना सुधार ये अलग चीज है, ठीक है। ये तीन नीचे के कारण है जिसकी वजह से ये 4 आगल मैसूर युद्ध क्या हुए, लड़े गए, ठीक है। ये तीन ऐसे रीजन है जिसकी वजह से 4 आगल मैसूर युद्ध क्या हुए, लड़े गए। अब यहां देखिए, तो जो 4 आगल मैसूर युद्ध लड़े गए उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहला 67 से 69 जिसमें हैदर अली लड़ा, और अंग्रेज उसमें कौन था, वेरलेस्ट था। अंग्रेज गवर्नर उसमें कौन था, वेरलेस्ट था, जिससे हैदर अली का मुकाबला होता है। इस युद्ध की समाप्ति होती है किससे, मद्रास की संधि से, क्योंकि हैदर अली इस युद्ध को जीतता है और मद्रास पे कब्जा करके अपनी शर्तों पर उसने संधि को लिखवाया, ठीक है। संधि में यह कहा गया था कि भाई जो दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों को जीते हैं उसे हम एक दूसरे को क्या करेंगे, वापस कर देंगे। दूसरी शर्त उसमें हैदर ने यह रखा था कि जब भी मेरे राज्य पर अटैक होगा आप हमें क्या करोगे, सपोर्ट करोगे। लेकिन जब मराठों ने हैदर पर अटैक किया तो उस समय अंग्रेजों ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए प्रथम संधि का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया, उसका वायलेशन हो गया, और परिणाम रहा कि दूसरा अटैक हुआ। दूसरा युद्ध होता है 1780 से 84 हैदर अली और टीपू के बीच। इसमें अंग्रेजों की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग है, हैदर युद्ध के समय ही क्या होता, मर जाता। कुछ लोग कहते हैं कॉकर रोग से, कॉकर माने कैंसर रोग से मर गया, कुछ लोग कहते हैं बीमार होकर मरा। तो द्वितीय युद्ध की समाप्ति होती मंगलोर की संधि से 1784 में। इसके बाद तृतीय होता है 90 से 92 जिसमें टीपू लड़ता है, ठीक। और टीपू के सामने है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय जो है, जो निजाम है मराठे हैं उनको अपने पक्ष में कर लेता है, जबकि ऊपर के दोनों युद्धों में हैदर अली ने मराठे और निजाम को अपने पक्ष में किया था, जबकि तीसरे में कॉर्नवालिस अपने पक्ष में कर लेता है। और युद्ध जीतने के बाद कॉर्नवालिस ने जब श्रीरंगपट्टनम की संधि किया हैदर अली से, सॉरी टीपू से, तो उसने कहा कि हमने अपने दुश्मन को कमजोर कर दिया बिना अपने मित्रों को मजबूत किए, ठीक है। यानी मित्र कौन थे, मराठे और निजाम थे, जिनको उसने बिना मजबूत किए टीपू को हरा दिया। चौथा होता है आपका 1799, टीपू एक तरफ है, दूसरी तरफ लॉर्ड वेलेस्ली है। टीपू की यहां हार होती है और टीपू लड़ते लड़ते जो है अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर क्या होता है, शहीद हो जाता है। टीपू के विषय में कहा जाता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जो कहता है कि 100 दिन भेड़िए की तरह जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूंकि स्पीड में करना है चीजों को, रिवीजन है आपका। अब यहां पे देखिए आगल मैसूर संघर्ष, ठीक। तो आगल मैसूर संघर्ष जो है इसमें थोड़ा सा वही चीज है, लेकिन इसमें एक चीज यहां पे आपको ये डाल दिया हमने थोड़ा डिटेल में, ठीक है। आपको ये देखना है कि कारण क्या था पहले आगल मैसूर युद्ध का। उसमें कारण यह था अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, हैदर अली की महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश विरोध। दूसरे युद्ध का कारण है मद्रास की संधि का उल्लंघन, जो मैंने अभी बताया। अमेरिकी क्रांति इस समय हो चुकी थी, ठीक है। और कहीं न कहीं अंग्रेज उससे प्रभावित हो रहे थे। अंग्रेजों ने माहे बंदरगाह पर हमला किया। माहे किसका था, हैदर का क्षेत्र था, और माहे में फ्रांसीसियों का केंद्र था। हैदर उसे अपना मानता था। परिणाम क्या निकला, कहते हैं हैदर अली ने कर्नल वेली को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और पोर्टो नोवा का युद्ध भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा है, जिसमें हैदर अली व आयरकूट आमने सामने होते हैं, ठीक है। हालांकि हैदर उसमें हार जाता है। तीसरा जो था उसमें सबसे महत्वपूर्ण संधि ये थी। तीसरे युद्ध का जो मूल कारण है वो है टीपू का फ्रांसीसियों से संबंध, ठीक है। टीपू का फ्रांसीसियों से नजदीकी बढ़ती है, जिससे अंग्रेज क्या हुए, नाराज हुए। टीपू का त्रावणकोर पर हमला और मंगलोर संधि का उल्लंघन, क्योंकि त्रावणकोर के राजा को सहायता देने का वचन दिया था किसने, अंग्रेजों ने। और इसलिए यहां पर जब टीपू ने त्रावणकोर पर अटैक किया तो मजबूर होकर जो है अंग्रेजों ने टीपू पर आक्रमण किया, ठीक है। परिणाम क्या रहा, कॉर्नवालिस ने इसी में कहा था हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कारण है वो है सहायक संधि का स्वीकार न करना, क्योंकि इस समय गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रस्ताव टीपू के पास भेजा। टीपू ने सहायक संधि का प्रस्ताव इनकार कर दिया, कहा नहीं मानेंगे आपके सहायक संधि को, ठीक है। परिणाम क्या रहा कि सॉरी वेलेस्ली ने क्या किया, दोनों को अपने पक्ष में करता है, निजाम को और अपने मराठा साथी को, और अटैक करता है। परिणामतः जो है यहां पर मारा जाता है टीपू। वेलेस्ली को मारविक्ष की उपाधि इसी युद्ध के बाद मिली थी। वेलेस्ली को मारविक्ष कहते हैं ना। और वेलेस्ली अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है, ठीक है। जब मैसूर को वेलेस्ली ने जीत लिया तो उसने कहा कि अब पूरब का राज्य हमारे कब्जे में है, ठीक है। इसके बाद देखिए हैदर अली की नीतियां देख लेते हैं, हैदर अली की पॉलिसीज क्या रही। हैदर अली की पॉलिसीज में सबसे पहले सेना का आधुनिकीकरण उसने किया। रॉकेट तकनीक का सबसे पहला प्रयोग हैदर अली करता है। रॉकेट तकनीक हैदर अली ने प्रयोग किया।
डिंडीगुल में शस्त्रागार बनाया 1755 में। धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसी अपनाई, अधिकतम मंत्री और सैनिक उसके हिंदू थे। चामुंडेश्वरी देवी को दान दिया, सिक्कों पर पार्वती और विष्णु का अंकन करता है। और आर्थिक नीतियों में क्या सुधार किया, तो आर्थिक नीतियों में उसने कहते हैं अपने राज्य के किसानों को ऋण देता है, किसानों में सुधार करता है, और जो मीडिएटर्स थे जिनकी वजह से किसानों का शोषण हो रहा था उनको उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। इससे किसान को लाभ हुआ। फ्रांस और तुर्की की सहायता से आधुनिक उद्योगों की स्थापना किया था हैदर अली ने। विदेश नीति अगर हैदर अली की आप देखोगे तो फ्रांस से उसके बड़े बेहतर संबंध थे, अंग्रेजों के जो प्रतिकूल था। फ्रांस से जिसकी नजदीकी थी वो अंग्रेजों का बच्चों क्या था, दुश्मन था। ठीक है, वो मुख्यतः अंग्रेजों का क्या है, दुश्मन है, जो फ्रांस के क्या है, नजदीक है। एक सेकंड के लिए कोई इमरजेंसी फोन है जी। मैम क्लास में हूँ, प्लीज। सोना गहना बेचना है तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं टीपू की नीतियां जरा देख लेते हैं, टीपू की क्या पॉलिसीज रही। ठीक है, हैदर अली का बेटा था टीपू। अब टीपू को अगर आप देखें तो इसकी जो आर्थिक नीतियां हैं टीपू की, उसमें इसने कैलेंडर जारी किए। ठीक है, कैलेंडर सिक्के, ऐसे सिक्के जारी किए जिन पे कैलेंडर बना हुआ था। माप तौल की पद्धति इसने लागू किया। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म इसने किया था। व्यापार में सुगमता, राजस्व सुधार भी किया। तो क्या किया इसने, जागीर प्रथा का उल्लंघन किया, उन्मूलन कर दिया, समाप्ति कर दिया। ठीक है, जागीर, जागीर प्रथा का, जागीरदारी प्रथा बच्चों, जागीर नहीं, जागीरदारी प्रथा कहिए। सामंतों, पॉलीगरों की शक्तियों को इसने सीमित किया, जो शोषक थे समाज के, एक तरह से किसानों का शोषण कर रहे थे। तृतीय युद्ध के बाद राजस्व में 30% की वृद्धि इसने किया। सोचिए 1792 में जब ये हारा था, हारने के बावजूद भी 30% की इसने क्या किया, ग्रोथ किया। 30% की जो है इसने ग्रोथ अर्जित किया। ये बहुत बड़ी बात थी बच्चों अपने में। ठीक है, कि कोई राज्य जो है युद्ध हारा हो फिर भी इतनी ग्रोथ हासिल कर ले। ठीक है, कहते हैं इसके राज्य के किसान बड़े संपन्न हुआ करते थे। सैनिक में या सेना में आधुनिकीकरण करता है, यूरोपीय पद्धति को लागू करने की कोशिश किया। टीपू ने जो है बच्चों कहते हैं एक फ्रांसीसी को नियुक्त किया था सेना के प्रशिक्षण के लिए। शस्त्रागार की स्थापना इसने भी किया। अब ब्रिटिशों के विरुद्ध इसने क्या किया, फ्रांस, तुर्की और अफगान में दूतमंडल भेजता, अरब में भी भेजा था। ठीक है, फ्रांस में भी दूतमंडल भेजा, टर्की में दूतमंडल भेजा, अफगानिस्तान में दूतमंडल भेजा। यानी ऐसे देशों से अपने संबंध स्थापित करने शुरू किए जो अंग्रेजों के क्या थे, एनिमी थे, दुश्मन थे। ठीक है, उनसे संबंध बनाना शुरू किया। फ्रांस से बेहतर संबंध बनाना शुरू किया। धार्मिक सहिष्णुता में अगर आप देखोगे तो टीपू के लिए सबसे बढ़िया काम इसने किया था, श्रृंगेरी देवी को दान किया था। श्रृंगेरी देवी का मंदिर था, उसको दान किया था। और शारदा देवी, शारदा की मूर्ति बनाई थी इसने। ठीक, और दूसरा श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्र वृक्ष लगाया 1794 में। फ्रेंच सहायता से जो है इसने जैकोबियन क्लब की सदस्यता भी ग्रहण की थी। ठीक है, तो जैकोबियन क्लब का मेंबर जो है ये बना था बच्चों। ठीक है, और स्वतंत्रता के वृक्ष का इसने स्थापना किया। अगला क्विक रिवीजन देखो, तालिकोटा का युद्ध होता 1765 में। 1761 में हैदर अली शासक बना। हैदर अली ने डिंडीगुल में शस्त्रागार 55 में ही खोला। 67 में प्रथम आंग्ल मैसूर, मद्रास की संधि। चलिए तिथियां हैं जो आपको रिवाइज हो चुकी हैं, तो यहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान आपको यहाँ देना है। विलियम बेंटिंग ने 1761 में मैसूर तथा 1734 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में क्या किया, शामिल कर लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक क्या थी, अव्यवस्था थी। ठीक है, उसको शामिल किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो है हम लोग आते हैं आपके आंग्ल मराठा युद्ध पे। तो आंग्ल मराठा युद्ध 3 लड़े गए। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लड़ा गया, कब तक, 82 तक। दूसरा 1803 से 5, तीसरा 1817 से 19। ठीक, अब इसको क्या करना है, इसको जरा डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मराठा शक्ति को देख लेते हैं भाई। तो छत्रपति शिवाजी इसके क्या थे, फाउंडर थे। ठीक, उनके बड़े बेटे का नाम संभाजी। संभाजी की, अब संभाजी दो भाई थे भाई। संभाजी, आपको याद है अभी एक फिल्म आई है छावा, जिसमें संभाजी को ठीक ठाक जो है दिखाया गया है, तो मैं ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। आपको पता शिवाजी की कुल 8 पत्नियां थी। 8 पत्नियों में एक पत्नी से आपके संभाजी जो बड़े बेटे थे, दूसरी जो पत्नी थी सोयराबाई, उनसे पैदा हुए थे राजाराम। राजाराम की 2 पत्नियां ताराबाई और राजसबाई। ठीक है, तो यहां पर उन्हीं को दे दिया है, राजाराम और
ताराबाई, माने क्रमशः शासन करने वालों में शिवाजी के बाद संभाजी शासन किए, फिर राजा राम ने शासन किया, फिर ताराबाई ने शासन किया, और अंततः साहू जो अंग्रेजों की कैद में था उसने शासन किया छत्रपति के रूप में, और साहू के बाद राजा राम द्वितीय आता है। लेकिन साहू के समय ही पेशवा शासन की शुरुआत होती है। तो साहू के समय जो पेशवा शासन की शुरुआत हुई उसमें पहला पेशवा बना आपका बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, दूसरा पेशवा बाजीराव मस्तानी वाला बाजीराव 1720 से 40, तीसरा बालाजी बाजीराव, और चौथा माधवराव 1761 से 72। इसके बाद नारायण राव आता है, नारायण राव की हत्या करवा देता है कौन, राघोबा, राघोबा ने हत्या करा दिया इसकी। फिर माधवराव नारायण द्वितीय जो नाबालिग संतान था इसको पेशवा बनाया गया, और इसकी सुरक्षा के लिए जो है 12 भाई काउंसिल का गठन किया गया, जिस 12 भाई काउंसिल के अध्यक्ष हुआ करते थे फडणवीस। ठीक है, तो फडणवीस जो है उस 12 भाई काउंसिल के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। बाजीराव द्वितीय अंतिम नवाब थे जो अंग्रेजों से बसीन की संधि कर लेते हैं, और उस समय लॉर्ड वेलेस्ली जो है अंग्रेजों का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, और उसके समय 1802 में इन्होंने बसीन की संधि करके जो है अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली, जिसके बाद आपका आग्ल मैसूर युद्ध, आग्ल मराठा युद्ध द्वितीय शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इनके पिताजी राघोबा थे, रघुनाथ राव, उन्होंने गलती किया, अंग्रेजों से भागकर क्या किया, समझौता किया 1775 में सूरत की संधि, जिससे प्रथम आग्ल मैसूर युद्ध, आग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ था। और इन्होंने गलती किया, उनके बेटे बाजीराव द्वितीय ने वही जाकर जो है सहायक संधि कर लेते हैं, जिससे द्वितीय आग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है 1803 1805 तक। ठीक है, अब देखिए प्रमुख पेशवा, तो प्रमुख पेशवा में आपके बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा हैं। तो बालाजी विश्वनाथ धनाजी जाधव के अधीन हुआ करते थे। कहते हैं साहू जब आगरा की कैद से भाग के आया तो उसके पास कुछ नहीं था, धनाजी जाधव ने साहू को समर्थन देने का वादा किया, और धनाजी जाधव के अधीन जो है बालाजी विश्वनाथ हुआ करता था, जो आपके श्रीपत क्षेत्र का था, जो है एक चित्पावन ब्राह्मण है। ठीक, कहते हैं कि बालाजी विश्वनाथ ने सपोर्ट किया किसको, साहू को, और साहू और ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें साहू विजयी होता है और अंततः ताराबाई बच्चों पराजित हो जाती हैं। अब साहू ने खुश होकर इसे क्या किया, सेनाकर्ते का पद दे दिया। ठीक है 1713 में ये बच्चों क्या बन गया, पेशवा बन गया। ठीक है, पेशवा बनता है बालाजी विश्वनाथ, जो अत्यंत प्रभावशाली था, मराठा राज्य साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहते हैं आपके बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, पहला संस्थापक आपका कौन हो गया, शिवाजी हो गए, ये द्वितीय संस्थापक हो गया। जुल्फिकार खां दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार देता है किसको, बालाजी विश्वनाथ को। 1719 में सैयद बंधुओं से संधि होती है। ठीक है, क्योंकि हुसैन अली और अब्दुल्ला ये दोनों भाई जो है ये क्या कर रहे थे, ये किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे, ये मुगल बादशाह को बनाते और बिगाड़ते थे। हुसैन अली और अब्दुल्ला की मदद से जब फरखुशियर बादशाह बना तो उसने ये तय किया कि इन दोनों भाइयों को हम क्या करेंगे, रास्ते से हटाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है जो आपको बादशाह बना सकता है वो आपको हटा भी सकता है। हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा गया, अब्दुल्ला को आगरा का। अब हुसैन अली को पता चला कि नहीं हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो उसने साहू से मदद मांगी, और 1719 में मराठों ने क्या किया, ये संधि किया, और इस संधि के तहत पहली बार साहू को मराठा छत्रपति स्वीकार किया मुगलों ने। और साहू के परिवार वाले जो बंद थे आगरा में, यानी साहू की जो माँ है यशुबाई, वो और इनकी स्वयं की पत्नी सावित्री बाई, इनका एक भाई, उनको कैद से छोड़ा गया, और दक्कन के 6 प्रांतों का राजस्व अधिकार जो है, यानी स्वराज्य जिसे कभी शिवाजी कहा करते थे, वह पुनः इनको क्या हुआ, मिल गया। बदले में साहू ने कहा कि हम आपको 10 लाख हर्जाना देते रहेंगे वार्षिक, और साथ साथ 15,000 की सैन्य सेवा मदद आपको हम तुरंत एडवांस प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ था, फरखुशियर को हटाया गया, और फरखुशियर की जगह रफीउद्दर्जात को बादशाह बनाकर उस संधि पर हस्ताक्षर कराया गया। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को अंग्रेजों का बच्चों मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा। सैनिक क्षमता का विस्तार बाजीराव प्रथम के समय होता है। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध को किसी ने अगर फॉलो किया तो कौन था, बाजीराव था, और बाजीराव ने हिंदू पद पातशाही की उपाधि लिया था शिवाजी की तरह। ठीक है, तो बुंदेलखंड के शासक छत्रपाल ने जब बाजीराव से 1729 में मदद मांगा तो छत्रसाल बुंदेला की मदद करने जाता है बंगस खां पठानों के खिलाफ जो है, और वहीं पर इसकी मुलाकात होती है इसके प्रेमिका मस्तानी से बच्चों, जिस मस्तानी के प्रेम में इसने अपनी जान क्या किया, गंवा दिया। ठीक, कहते हैं कि बुंदेलखंड के शासक छत्रपाल की सहायता करता है, और मुगल साम्राज्य
से अपना बदला भी लेता है। इसी ने कहा था कि मुगल साम्राज्य जो है एक खोखले पेड़ की तरह है, हमें अब इसकी जड़ पर जो है क्या करना चाहिए, वार करना चाहिए, ये अपने आप क्या हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। यानी मुगलिया सल्तनत की कमजोरी को किसी पेशवा ने अगर सबसे बेहतर समझा तो वो कौन था, बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम जो है ये चाहता था कि हम पूरे हिंदुस्तान पे अपनी पताका को क्या करें, फहराएं। इसलिए कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम के समय जो है मराठा सल्तनत का जो झंडा था वो अटक से कटक तक यानी अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक क्या था, लहरा रहा था। ठीक है, तो 1737 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला पर अटैक करता है, कौन, आपका बाजीराव प्रथम, और 3 दिनों तक मात्र 400 सैनिकों की मदद से दिल्ली को अपने जूते की नोक पर इसने क्या किया, रखा। ठीक है, लौटते समय जो है इनकी मुलाकात होती है किससे, निजाम से, और निजाम से युद्ध होता है 1737 में, जिसे आप कहते हो भोपाल का युद्ध, जिसमें आपका ये हार जाता है निजाम और मजबूर होकर उसे दुरई सराय की संधि करनी पड़ती है। ठीक है, पालखेड़ा का युद्ध होता है किसके किसके बीच, पालखेड़ा का युद्ध होता है हैदराबाद के निजाम के बीच। ठीक, 1728 में, जिसमें निजाम हार जाता है और निजाम को मजबूर होकर मुंगी शिवगांव की संधि करनी पड़ी बाजीराव प्रथम के साथ। ठीक है, इसके बाद इसी काल में गायकवाड़, जो 4 आपके जो मराठा परिवार हैं उनका उदय जो है मराठा सरदारों का इसी समय होता है, जिसमें ग्वालियर के सिंधिया हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ हैं, इंदौर के होलकर हैं, ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोसले, ये 4 मराठा सरदार जो आगे चलकर मराठा राज्य के लिए एक समस्या बनेंगे, इनका उदय इसी समय होता है। ठीक है, इनका उदय इसी समय होता है। नादिर शाह का आक्रमण जो है 1739 में होता है, करनाल का युद्ध होता है 1739 में नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच, जिसमें नादिर शाह ने बंदी बना लिया था अवध के नवाब को, और अवध का नवाब आमंत्रित कर देता है कि हमें बंदी बना के क्या करोगे, चलो दिल्ली, और दिल्ली को बुरी तरह इसने क्या किया, लूटा। तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा, 70 करोड़ की संपत्ति नादिर शाह दिल्ली से लूट कर क्या किया, ले गया। ठीक है, तो नादिर शाह जो है दिल्ली को बच्चों पूरी तरह से क्या किया, बर्बाद कर दिया। अब देखिए आगे देखते हैं, साहू की मृत्यु हो जाती है। साहू की मृत्यु के बाद नए छत्रपति राजा राम द्वितीय बने। राजा राम द्वितीय के समय संगोला की संधि होती है 1750 में। इस संधि के तहत जो है साहू के उत्तराधिकारियों का जितना भी विरोध था वो सारा का सारा बालाजी बाजीराव ने ले लिया। अब जो छत्रपति की शक्तियां थी वो एकदम नगण्य हो गई, सारी शक्तियां अब पेशवा के हाथों में आ गई। किस संधि से, संगोला की संधि से पेशवा को संपूर्ण अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया। पूना को अब क्या किया गया, राजधानी बनाया गया। ठीक है, पानीपत तृतीय युद्ध जो होता है 1761 में हुआ, जिसमें एक तरफ अहमद शाह अब्दाली है, दूसरी तरफ जो है बालाजी बाजीराव है। बालाजी बाजीराव की तरफ से युद्ध लड़ने उसका बड़ा बेटा एज अ सेनापति के तौर पर गया था, जिसका नाम है विश्वासराव, और वास्तविक संरक्षक के तौर पर सदाशिवराव भाऊ था। कहते हैं कि तोपखाना कौन चला रहा था, इब्राहिम गार्दी चला रहा था। पानीपत तृतीय युद्ध आपने देखा होगा, इस पे एक फिल्म भी बनी है पानीपत तृतीय युद्ध पे। ठीक है, पानीपत थर्ड वार पे जो है एक तृतीय युद्ध, देखो पानीपत को मैं आपको ऐसे समझा देता हूं पूरा। कहते हैं पानीपत आपका बच्चों कहाँ है, हरियाणा। कहाँ पे पानीपत, कहते हैं पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए। क्यों लड़े गए 3 युद्ध, पानीपत में ही 3 युद्ध क्यों लड़े गए, 1726 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, दूसरा पानीपत लड़ा गया 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, और तीसरा पानीपत युद्ध लड़ा गया 1761 में। एक तरफ कौन था, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव, दूसरी तरफ कौन है, अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान कंधार का शासक था, बेहद क्रूर शासक था। ठीक है, तो बात करते हैं, आपका रिवीजन चूंकि करा रहा हूं मैं, तो आप लोग आगे सामने बैठ गए तो सुन लो ध्यान से। 1761 में जो दिल्ली है, दिल्ली का शासक कौन है, मुगल। मुगल उस समय दिल्ली के शासक थे, लेकिन बादशाह बेहद कमजोर था। तो जो बादशाह का मीर बख्शी, मीर बख्शी होता है सेना का मुखिया, समझे, जिसके हाथ में पूरी पावर होती है सेना आर्मी की, तो उसका नजमुद्दौला, नजमुद्दौला वो चाहता था कि कोई बाहर से आए और मराठों को हरा दे तो हम बादशाह को हटा के दिल्ली अपने हाथ में ले लेंगे। क्योंकि उस समय भारत की सबसे बड़ी शक्ति कौन थे, मराठे थे। मुगल तो बर्बाद हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे। हिंदुस्तान पर अगर कोई कंट्रोल करता तो सबसे पहले उसे मराठों को हराना पड़ता। नजमुद्दौला के बस की बात वो थी नहीं। उसने आमंत्रित किया किसको, अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली चला दिल्ली। मराठों को जब जब भाई दिल्ली की तरफ चला तो अफगानिस्तान से एंट्री करेगा। अफगानिस्तान उस समय नियंत्रण में किसके था, मराठों के। वहां मराठा सूबेदार जो था उसने हैदर अहमद शाह अब्दाली के बेटे की हत्या की थी, तैमूर की। पहले आया तो उसने मराठा जो सूबेदार उस क्षेत्र में था उसकी हत्या किया, किसने,
अब जब अब्दाली ने मराठा सूबेदार की हत्या कर दिया, तो ये जो मराठा जो पेशवा है बालाजी बाजीराव, अब इसका नैतिक दायित्व बनता है कि वो इसका विरोध करे। भाई उसका आदमी मारा गया तो युद्ध की घोषणा तो होगी होगी। अब्दाली ने भी युद्ध की घोषणा किया, इधर से पेशवा ने भी किया। अब प्रश्न ये था कि बालाजी बाजीराव किसको सेनापति बना के भेजे अब्दाली के खिलाफ। तो बालाजी बाजीराव का सबसे जो मजबूत व्यक्ति था उसका भाई सदाशिवराव भाऊ वो था, लेकिन सदाशिवराव भाऊ कभी युद्ध हारा नहीं था कभी। तो बालाजी बाजीराव को भरोसा था कि ये जाएगा तो युद्ध हम जीतेंगे। लेकिन उस जैसे परिवार में 2 लोग होते हैं 4 लोग होते हैं ना, आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से नाराज रहते हैं, तो वैसे ही एक राघोबा था जो बड़ा महत्वाकांक्षी था, वो पेशवा बनना चाहता था। तो उसने सोचा कि अगर सदाशिवराव भाऊ जाएगा युद्ध लड़ने तो ये जीतेगा जरूर, और इससे इसकी इमेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसने क्या किया, बालाजी बाजीराव जो पेशवा था उसकी पत्नी के कान में फूंक दिया कि देखो अगर ये युद्ध पे गया तो ये जीतेगा, और फिर तुम्हारा बेटा जो विश्वास राव है वो सेना अगला पेशवा नहीं बन पाएगा। अब पत्नी जानते हो औरतों का दिमाग, वो पूरा माहौल बना दी कि ना सेनापति तो मेरा बेटा ही बनेगा। मात्र 19 साल का था वो विश्वास राव, बना तो दिया उसने सेनापति, मजबूरी में भाई पत्नी के आगे कहां चलती किसी की, बना दिया कि जाए बेटा जाए। लेकिन उसको डर तो था। फिर उसने अपने भाई सदाशिवराव भाऊ से कहा उसने कि ये तुम्हारा दायित्व है कि इसे जिंदा वापस लाना है। जब उसने आश्वासन दिया तब उसने जाकर विश्वासराव को क्या बनाया, सेनापति, और संरक्षक के तौर पर किसको भेजा, सदाशिवराव भाऊ को भेजा। मराठे पहुंच गए कहां, दिल्ली। लेकिन मराठों को यह नहीं पता था कि उत्तर भारत की जलवायु कैसी होती है। भाई महाराष्ट्र में तो हमेशा गर्मी होती है, आर्द्रता रहती है वहां पे ना, टेम्परेचर रहता है हमेशा 30 से ऊपर रहता है। अब 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी को कौन सा फेस्टिवल होता है, कौन सा फेस्टिवल होता है, मकर संक्रांति। उत्तर भारत में कोहरे का समय होता है, कड़ाके की ठंड होती है। मराठे दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पूरी खाली थी। मराठों को लगा कि दिल्ली में हम रसद ले लेंगे, अनाज ले लेंगे, लेकिन दिल्ली खाली, ना अनाज नहीं मिला, कोई सहायता देने को तैयार नहीं, ना राजपूत ना जाट, क्योंकि कभी मराठों ने राजपूतों जाटों को लूटा था। तो मौके पर वो क्या हो गए, मुकर गए। राजा राम उस समय जाट था, मुकर गए। तब इनको मदद कहां से मिली, पंजाब, सिखों से। मराठे कूच किए किधर, पंजाब की तरफ, दिल्ली से पंजाब, पंजाब पश्चिम में। अब्दाली उस समय दिल्ली में आ चुका था। अब्दाली को पता चला कि उसके राज्य में विद्रोह हो गया है। अब मजबूरी उसकी है कि वो भी जाए अफगानिस्तान। मराठे आगे आगे, अब्दाली पीछे पीछे। पानीपत के मैदान में जब मराठे पहुंचे तो पता चला अब्दाली पीछे से आ रहा है, मराठे खड़े हो गए। अब मराठे खड़े हैं उधर रास्ते में, अब्दाली खड़ा है इधर। अब्दाली ने संदेश भेजा सदाशिवराव भाऊ के पास कि भाई जहां तुम खड़े हो उधर से पश्चिम दे दो हमको पूरा, हम बख्श देंगे। वही दुर्योधन वाली भाषा, समझे। सदाशिवराव भाऊ ने कहा भाई सोई क्यों नोक के बराबर भी नहीं दूंगा जमीन तुमको, तो जो करना कर लो। युद्ध की घोषणा हुई। सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव बेटा था, जो था सेनापति के तौर पर गया था। सदाशिवराव भाऊ ने कहा कि देखो हाथी से नीचे मत उतरना, मेरी नजरों के सामने रहना हमेशा। लेकिन युवा था, यंग था, क्या हुआ, कूद गया युद्ध लड़ते लड़ते। जब कूद गया तो सदाशिवराव भाऊ को लगा कि वो मारा गया। इसने भी घोड़ा छोड़ के उसको देखने गया, और सेना ने समझा कि हमारे दोनों सेनापति खत्म। और सेना का पूरा विश्वास पहले सेनापतियों पे ही होता था। सेनापति गायब, सब कुछ गायब। सेना ने भागना शुरू किया। अहमद शाह अब्दाली ने कत्लेआम मचा दिया, क्योंकि मुसलमान तो युद्ध के नियमों से युद्ध नहीं लड़ते थे। अगर आप भाग रहे हो तो पीठ पे वार करेंगे, और राजपूत नहीं है कि हमेशा सीने पे वार करेंगे। कहते हैं कि खूनों का तालाब सा जैसे बन गया पूरा, नरमुंडों का ढेर लगा दिया अब्दाली ने काट के। और काशीराज पंडित जो एक लेखक है, कवि है, जो उस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, उसने लिखा कि 2 हीरे विलीन हो गए, 27 मोती और कांसे और तांबे का तो पता नहीं। मतलब 2 हीरे माने दोनों सेनापति, 27 उप सेनापति, और सैनिक कितने मारे गए उसकी कोई गणना नहीं है। कहते हैं इस युद्ध के बाद मराठे पूरी तरह से क्या हो गए, तबाह हो गए। और मराठों का तबाह होना, हिंदुस्तान की जमीन पूरी तरह से क्या हो गई, खाली हो गई। और इसका फायदा उठा लिया किसने, एक कंपनी के रूप में आए हुए अंग्रेजों ने। और यहीं से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर क्या किया, शासन स्थापित किया। ठीक है, थैंक यू।